हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 14th का सेकेंड पार्ट। और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो अभी तक जो है हम लोग 13 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 14th का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिए, एक बार वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट जरूर सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सके ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को, हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है, ठीक है। और दोनों पार्टों को मिला के आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। एक पार्ट में आपको 12 to 13 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन, तो दोनों को मिला के आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग 13th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 14th का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो 14th के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 14th के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आज की जो क्लास है वो 13th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 14th का आपका 13th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 1.50 रुपीज, ठीक है ना, अर्थात 1 रुपीज 50 पैसे। फाइंड द सम। 2 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये 50 पैसे है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, अर्थात वह राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो अब इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा, मूलधन कितना, ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो भाई पहले वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं, लेकिन अगले वर्ष से क्या होगा, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर वर्ष का समान होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फिर ब्याज पर ब्याज लगती है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखो सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो आपने कहा वो भी सिंपल सा ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है आपका PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ठीक है। जहाँ पर P क्या है आपका प्रिंसिपल है, अर्थात वो आपकी राशि है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका जिस रेट पर आपने पैसा उधार दिया है। और T क्या है आपका टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P तो हमें फाइंड करना है, P हमें फाइंड करना है। R हमें दिया गया है 5%, R हमें दिया गया है 5% और T हमें दिया गया है 2 ईयर, T हमें दिया गया है 2 ईयर। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आपका जो है P अपॉन 10, कितना आ जाएगा आपका P अपॉन 10, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है आपका P अपॉन 10, भाई 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो P अपॉन 10 बचेगा। अब देखो, अब हम निकाल लेते हैं CI, अब हम निकाल लेते हैं CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, तो कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका P जो आपका प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस R कितना है आपका 5 अपॉन 100 के पावर आपका T कितना है 2 और माइनस हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। इसको जब आप सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका P। अब देखो
5 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 20 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 20 P इंटू हो जाएगा आपका P इंटू आपका हो जाएगा 21/20 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस P। अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441, ठीक है ना, और 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400। तो इसको आप लिख सकते हैं 441p माइनस 400p अपॉन हो जाएगा आपका 400। ये बात मेरी समझ में आई आपको? भाई 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, 400 का इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 400p हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, और इससे जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 41p अपॉन 100, 41p अपॉन 100, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कह रहे इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया वो 1 रुपीज़ 50 पैसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका CI माइनस जो SI है वो आपका दिया गया है 1 रुपीज़ 50 पैसे। तो आपने यहाँ पे CI कितना निकाला है, CI जो आपका निकल के आया वो कितना है आपका 41p अपॉन 100 माइनस आपका p अपॉन 100, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1.50, ठीक है। अब p अपॉन 10 है, सॉरी ये कितना है आपका p अपॉन 10 है, ठीक है। SI कितना निकला, p अपॉन 10 निकला है ना। अब देखो इन दोनों का LCM ले लो, तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, आपने कहा इसका LCM हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 41p और ये हो जाएगा आपका 10p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.50, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा आगे आपका कितना हो जाएगा 41 में से 10 को 31 आ जाएगा, 31p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 31, ये p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है, अब देखो जब इसका 1.5 में जब आप 10 का जो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 150 हो जाएगा, 150 अपॉन 31 हो जाएगा, 150 अपॉन 30। अच्छा एक मिनट जरूर रुकिए, कहीं कहीं गलत हो गया हमसे, यहाँ पे 400 है, अच्छा यहाँ पे हमने गलत देखो लिखा है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सही किया लेकिन लास्ट में हमने गलत कर लिया, ठीक है ना। तो इसको ज़रा फिर से कर लेते हैं, इसको ज़रा हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो है हमने यहाँ पर इस वैल्यू को गलत लिख रखा है, ठीक है, तो आंसर भी लास्ट में गलत ही आएगा फिर। तो यहाँ पे आपका 400 आएगा ना, कितना आएगा आपका 400 आएगा, हमने वहाँ पे 100 लिखा था, ठीक है। अब जरा देख लो बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे सही थी, वहाँ पे लिखने में गलत हो गया था। अब जरा फिर से इसको कर लेते हैं, तो CI कितना है आपका 41p अपॉन 400, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका p अपॉन 10, ये किसके बराबर में है 1.50 के। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा आपका 41p और ये हो जाएगा आपका 40p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.50 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें कितना हो जाएगा आपका 41p से जब 40p को आप माइनस करेंगे, 41p से जब 40p को आप माइनस करेंगे कितना आएगा आपका p आ जाएगा, और p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाई 400, तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका 6000। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो डेसिमल के बाद एक जीरो आपका हट जाएगा, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 600 रुपीज़, अर्थात जो आपका प्रिंसिपल था, अर्थात जो राशि थी वो थी आपकी 600 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई? आपको प्रिंसिपल फाइंड करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया था, आपको टाइम दिया गया था, तो सबसे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका PRT अपॉन 100। फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 रुपीज़ 50 पैसे दिया गया था। तो जो आपका जो आपकी राशि है
अर्थात जो आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आपका 600 रुपीज। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 14th नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीजेज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। यदि किसी घनाभ की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पर एक बात अगर हम करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, तो आपने कहा साइड का स्क्वायर। क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर, साइड का क्यूब। क्या होता है साइड का क्यूब। अब जो कह रहा है कि यदि सभी भुजाओं में, ठीक है ना, कितने परसेंट की, 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि की कर दी जाए, 20% उसकी जो है भुजाओं को क्या कर, साइड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो है यहाँ पे वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, तो आपने कहा इंक्रीज किया गया 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझना, 1/5 होता है 20% का मतलब। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि पहले वह आपका जो है उसकी जो साइड थी वो 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, या 5 मीटर थी, ठीक है, जो भी था, तो पहले आपका 5 था, अब जो है इसके बाद 1 आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अर्थात अब कितनी हो गई आपकी, अब जो है आपकी 6 हो गई। तो अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर दो साइडें लिख लेते हैं, एक आपकी जो है ओल्ड साइड अर्थात जो पहले भुजा थी, और एक आपकी न्यू साइड। तो यहां पर देखो पहले ओल्ड साइड कितनी थी 5, अब न्यू साइड कितनी हो गई आपकी 6। भाई 5 थी, अब एक बढ़ गई था, तब 6 हो गई। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ओल्ड जो है आपका वॉल्यूम कितना था, ओल्ड वॉल्यूम कितना था, ओल्ड वॉल्यूम कितना था, जब साइड आपकी जो है 5 थी तब वॉल्यूम कितना था, तो आपने कहा 5 का होल ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा आपका 125। अच्छा न्यू वॉल्यूम कितना हो गया, न्यू वॉल्यूम कितना हो गया, तो आपने कहा न्यू वॉल्यूम हो गया आपका जो है 6 का क्यूब, न्यू वॉल्यूम हो गया आपका 216। क्लियर है, समझ में बात आ रही है भाई। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, अर्थात जो आपकी जो है अगर पहले की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर थी तो अब भुजा जो है 6 सेंटीमीटर हो गई, चूंकि वो एक बढ़ गई, ठीक है। तो अगर पहले का पुराना जो वॉल्यूम था वो आपका 125 आपका सेंटीमीटर क्यूब था, तो अब ये हो गया आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आपने कहा अगर हम बात करें इनके बीच की तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, आपने कहा 216 से 125 को जरा माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 5 तो 1 और 11 - 2 तो 91, 91 बढ़ गया, 91 बढ़ गया। पहले 125 था, अब 216 हो गया, तो 91 इंक्रीज कर गया। तो अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, अगर मैं बात करूं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आपने कहा 91 इंक्रीज हुआ किसके उसमें, 125 के उसमें। भाई पहले 125 था, अब 216 हो गया, तो जो 91 इंक्रीज हुआ वह किसके अकॉर्डिंग हुआ, 125 के अकॉर्डिंग, इनटू हो जाएगा आपका 100, तो हो जाएगा आपका कितना 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, और यहाँ पे 5 का भाग दे दो, 5 7 जा आपका जो है कितना हो जाएगा 35, बचेगा 1 14 हो जाएगा, 5 2 जा आपका 10, बचेगा कितना आपका जो है 4 डेसिमल, अब 5 8 जा आपका हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपका 72.8%, 72.8% जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई। जो साइड थी वो आपकी 20% इंक्रीज हो गई,
अर्थात अगर पहले साइड 5 थी तो अब साइड 6 हो गई, तो पहले वॉल्यूम आपका 125 था तो अब वॉल्यूम 216 हो गया, तो 91 आपका वॉल्यूम बढ़ गया किसके अकॉर्डिंग, 125 के अकॉर्डिंग, तो 72.8% आपका इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि डिवाइडेड 2700 रुपीज इंटू 3 पार्ट्स सच दैट 12 टाइम्स द फर्स्ट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द सेकेंड एंड 6 टाइम द थर्ड। 2700 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले का 12 गुना, दूसरे के 5 गुना और तीसरे के 6 गुना के बराबर हो। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं जिन 3 पार्टों में इनको डिवाइड करना है वो पार्ट है आपके ए, बी एंड सी, ठीक है ना। इन 3 पार्टों में आपको जो है 2700 रुपीज को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3 पार्ट्स सच दैट 12 टाइम्स द फर्स्ट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द सेकेंड, अर्थात 12A इक्वल्स टू 5B एंड 5B इक्वल्स टू 6C। यही तो है कि 12 टाइम्स द फर्स्ट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द सेकेंड एंड 6 टाइम्स द थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो अब इनका अगर रेशियो बनाते हैं, अगर हम A और B का रेशियो बनाते हैं तो A अपॉन B कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 5/12, अर्थात A रेशियो B कितना हो जाएगा, A रेशियो B हो जाएगा आपका 5/12। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो B अपॉन C कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन आपका 5, अर्थात आपका B रेशियो C कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। अब अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ A रेशियो B रेशियो C, तो यहाँ पर देखो A रेशियो B कितना है 5/12 और B रेशियो C कितना है आपका 6/5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो इस वाले ब्लैंक स्पेस को ये 6 फिल करेगा, इस ब्लैंक स्पेस को ये 12 आपका जो है फिल करेगा। अब इनको कॉलम में जो है क्या मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 30 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। अगर आप इनको 6 से जो है कट कर देते हैं तो 6 5 जा आपका 30, 12 जा 72 एंड 10 जा आपका जो है हो जाएगा 60। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो है ए रेशियो B रेशियो से कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 5/12 आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपको जो है कितने पैसों को डिवाइड करना है 2700 रुपीज़ को, तो अगर हम बात करें कि ए का शेयर कितना होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं ए शेयर की। ए शेयर तो आपने कहा कि भाई टोटल जो रुपीज़ है वो 2700 रुपीज़ है, रेशियो का टोटल कितना है आपका 27 है, ठीक है ना, कितना है 27, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, और इंटू उसमें से ए का पार्ट कितना है 5, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा आपका 500 रुपीज़। ए का शेयर कितना हो जाएगा आपका 500। भाई ए का शेयर कितना है इस रेशियो में 5 है, बी का कितना है आपका 12 है, सी का कितना है आपका 10 है, और टोटल कितना है आपका 12 + 5 आपका 17, 17 10 आपका 27। तो टोटल रेशियो 27, उसमें से ए का भाग है आपका 5। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बी की, अगर हम बात करें बी शेयर की कि भाई बी का शेयर कितना है, बी के शेयर की अगर हम बात करें तो टोटल है आपका 2700 रुपीज़ अपॉन 27, उसमें जो है बी का पार्ट है आपका 12, अर्थात बी का जो है बी के पास कितने रुपए हैं 1200 रुपीज़ है। अगर हम बात करें सी के शेयर की, अगर हम बात करें सी के शेयर की, सी शेयर तो आपने कहा सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है आपका 2700 अपॉन 27 और इंटू आपका 10, तो सी का शेयर हो जाएगा 1000 रुपीज़। सी का शेयर है 1000, तो ए का शेयर है 500 रुपीज़, बी का है 1200 और सी का है आपका 1000। तो यहाँ पर देखो किस ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
ए का कितना आ जाएगा आपका 500 रुपीज़, बी का 1200 और सी का आपका जो है 1000 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 टाइम्स देयर डिफरेंस, इफ देयर प्रोडक्ट इज 24 द नंबर्स आर। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, यदि उनका गुणनफल 24 है तो संख्याएं हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, हमने क्या नंबर मान लिया, ए और बी मान लिया। अब देखो कह रहा है कि उनके बीच का जो सम है, ठीक है ना, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो अब एक चीज बताओ कि अगर मुझे उस सम को उस डिफरेंस के बराबर करना है तो 5 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके डिफरेंस में, क्योंकि जो उन दोनों का जो सम है उनके डिफरेंस का 5 टाइम्स है। तो अगर मुझे बराबर करना है दोनों को तो देखो सम क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी और डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका जो है a माइनस बी। अब अगर इन दोनों को मुझे बराबर करना है तो मुझे डिफरेंस में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका सम है वो उनका 5 टाइम्स है, 5 गुना है उसका। तो अगर मुझे उनके डिफरेंस उसके बराबर करना है, डिफरेंस में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5a माइनस 5b। तो यहाँ से अगर हम a और b को अलग अलग कर लें तो जाएगा आपका 5a माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5b प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका कितना, ये हो जाएगा आपका जो है 4a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6b के। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा आपका, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3/2b के। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3/2b के। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ठीक है भाई, ये a बराबर क्या हो जाएगा 6/4 भी हो जाता, तो उसको हमने पहले ही कट कर लिया किससे, 2 से। ठीक है ना, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3/2b आपका आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट तो कितना है आपका, इफ देयर प्रोडक्ट इज 24। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है, यहाँ पे जो आपका वो गिवन है वो क्या है आपका, वो है आपका जो है कि a इंटू बी आपका दिया गया है 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू आपको पता कितनी 3/2b आपने निकाल रखा है, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो 3/2b इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 24। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 24 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 3 8 जा 24 8 2 जा 16। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा जो है आपका रूट में 16। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना, अब आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3/2। b की वैल्यू कितनी निकाली आपने 4, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और b की वैल्यू हो जाएगी 4। और आपको दोनों संख्याएं ही तो चाहिए, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 6 और 4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर उसको चेक भी कर सकते हैं, दोनों का जो योग है तो दोनों का जो योग कितना हो जाएगा 6 और प्लस आपका 4 10 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका जो है 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो आपका योग है वो उनके डिफरेंस का अर्थात उनके अंतर का कितना है 5 टाइम्स है, क्योंकि भाई उनके बीच का डिफरेंस आपका 2 है, उनके बीच का जो सम है वो आपका 10 है। तो 10 जो है वो 2 का आपका 5 टाइम्स होता है, इसलिए जो है आपका ये आंसर बिल्कुल क्या है सही। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन में इन चीज़ों को रख करके। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली
डिविजिबल बाई 99। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य है? अब आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर है। तो देखो यहाँ पे जो है डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें तो अब 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं। हमें 3 का पता है, हमें 2 का पता है, हमें 6 का पता है, हमें 4 का पता है, 5 का पता है, 7 आपका 8 और 9 का हमें पता है, हमें 10 का पता है, हमें 11 का भी पता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 99 को हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं और 99 को हमने किसमें 11 × 9 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना भाई, 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 9 लिख सकते हैं। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है और आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। अब उसका रूल यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये जो संख्या जो आपको दी गई ना ए, बी और सी में, ठीक है ना, डी में तो आपको नॉन ऑफ दिस दिया गया, अगर कोई नहीं हो तो आपका डी आंसर होगा। तो जो भी संख्या होगी वो 11 और 9 दोनों के रूल से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या के जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। और 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल ये है कि जो आपकी संख्या दी गई है उसमें जो है, जो ऑड प्लेस में जो डिजिट्स लिखे हैं और जो इवन प्लेस में डिजिट्स लिखे हैं उनके बीच का जो सम है, ठीक है ना, जो इवन प्लेस पे डिजिट्स लिखे हैं और जो आपके ऑड प्लेस पे डिजिट्स लिखे हैं उनके बीच का जो सम है वो आपका जो है, उनके बीच का जो सम आएगा और फिर उसके बाद उनके बीच का जो डिफरेंस है, पहले आपने उनका सम निकाल लिया, सम का उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, तो वो आपका 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? चलिए तो जरा अब हम यहाँ पे सबसे पहले ए को चेक कर लेते हैं और दोनों रूल उसमें अप्लाई होना चाहिए, तभी वो संख्या 99 से डिविजिबल होगी। जैसे पहला देखो दिया गया आपका 3572 तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसमें 9 का रूल। 9 का रूल क्या है कि डिजिट्स जितने जो आपका नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो जरा करो भाई, 3 + 5 + 7 + 2 + 4 + 0 + 3 कितना हो जाएगा आपका ये? 5 + 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 और आपका 4 हो जाएगा 21, 21 और 3 हो जाएगा 24। क्या 24 आपका 9 से डिविजिबल है? नहीं, 9 की टेबल में कहीं भी 24 नहीं आता, इसलिए पहला आपका गलत है। पहला भाई गलत है, पहला डिविजिबल आपका 99 से नहीं है, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 9 के रूल से भी और 11 के रूल से भी। तो 9 का रूल तो नहीं लग रहा, इसलिए अब हमको 11 का रूल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए सेकंड पे, अब आ जाइए आप सेकंड पे। अब जरा हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। बी में देखो क्या दिया गया आपका 9 1 3 4 6 4। जरा सम निकालो इनका, 9 + 1 + 3 + 4 + 6 + 4 कितना आएगा इनका टोटल सम? तो आपने कहा 9 + 1 आपका 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 17 और 6 हो जाएगा 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा? 23 और 4 हो जाएगा आपका 27। 27 आपका 9 से डिविजिबल है, 27 आपका 9 से डिविजिबल है। अब जरा चेक कर लीजिए आप जो है 11 के रूल को। देखो 11 का रूल कैसे लगेगा? तो जो इवन प्लेस में नंबर लिखे हैं, डिजिट्स लिखे हैं और जो ऑड प्लेस में डिजिट्स लिखे हैं उनके बीच का जो सम है, इनके बीच का फिर जो सम का जो उनके बीच का डिफरेंस आएगा वो जो है डिफरेंस या तो 0 हो या तो जो डिफरेंस है वो आपकी संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ऑड प्लेस पे क्या लिखा है आपका 9, 9 3 और 6 लिखा है ना, तो 9 + 3 + 6, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 + 4 + 4, ठीक है, 1 + 4 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये कितना हो गया? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 9 + 3 12, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, माइनस 4 4 8 और 1 हो जाएगा 9।
18 माइनस 9 तो 9 आएगा। 9 आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, 9 आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये संख्या आपकी 9 से तो डिविजिबल थी लेकिन 11 से नहीं है, इसलिए ये संख्या आपकी 99 से डिविजिबल नहीं होगी। अब जरा चेक कर लीजिए आप सी को, अब जरा चेक करिए आप सी को। सी में देखिए क्या दिया गया है आपका 114345। तो सबसे पहले 9 का रूल चेक कर लीजिए। तो 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका ये 1 + 1 2, 2 और 4 हो जाएगा आपका 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 आपका 9 से डिविजिबल है, 18 आपका 9 से डिविजिबल है। अब जरा चेक करिए यहाँ पर जो है 11 के रूल को। तो 1 + 4 + आपका हो जाएगा 4, तो 1 + 4 + 4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 + 5, ठीक है। ऑड प्लेस पे क्या आपका 1 है, 4 है और ये 4 है। इवन प्लेस पे आपका ये 1 है, 3 है और 5 है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 4 आपका 8 और 1 हो जाएगा 9, माइनस ये भी हो जाएगा 9, तो 9 - 9 कितना आ जाएगा 0। तो यह संख्या आपकी जो है 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या आपकी जो है 99 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या आपकी 99 से डिविजिबल है। तो समझ में आया 11 का रूल और 9 का रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो 99 को जो है आपने किस में डिवाइड कर लिया, 11 और 9 के फॉर्म में, ठीक है ना। 11 और 9 का आपको रूल डिविजिबिलिटी रूल पता है, वो आपने लगा दिया और आपका आंसर आ गया कि जो ऑप्शन सी में दिया गया है वो संख्या आपकी 99 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 18th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि गोपी गिव्स 90 रुपीज एज सैलरी टू हिज सर्वेंट फॉर 1 ईयर प्लस 1 टर्बन। द सर्वेंट लीव्स आफ्टर 9 months एंड रिसीव्स 65 रुपीज एंड द टर्बन। फाइंड द प्राइज ऑफ द टर्बन। गोपी अपने नौकर को 1 साल के लिए वेतन के रूप में 90 रुपये और एक पगड़ी देता है। नौकर 9 महीने बाद छोड़ देता है और 65 रुपये और पगड़ी प्राप्त करता है। पगड़ी की कीमत ज्ञात करें। तो देखो भाई, बहुत सस्ता नौकर उसको मिल गया। एक नौकर उसने रखा जिसको उसने शर्त पर रखा कि भाई जब तुम साल भर नौकरी करोगे, जब तुम पूरे वर्ष नौकरी करोगे, तो उस वर्ष में मैं तुमको जो है वर्ष कंप्लीट होने पे 90 रुपीज़ दूंगा और एक पगड़ी दूंगा। लेकिन जो नौकर है वो आपका बीच में छोड़ के आता, तो 9 महीने बाद ही छोड़ के चला जाता है, और जब वो 9 महीने बाद जाता है तो उसको 65 रुपीज़ और एक पगड़ी वह देता है। तो पगड़ी की कीमत कितनी है? तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो बात क्या हुई थी, बात ये हुई थी कि 12 मंथ में, बात ये हुई थी उसकी कि जब 12 मंथ तुम पूरे के पूरे कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुमको 90 रुपीज़ प्लस एक टर्बन दूंगा। ठीक है, मतलब हो गया टर्बन अर्थात एक पगड़ी दूंगा, ठीक है ना। तो 1 मंथ में उसको कितना मिलता, 1 मंथ में उसको कितना मिलता, तो आपने कहा 90 रुपीज़ प्लस टर्बन अपॉन 12, 90 रुपीज़ प्लस टर्बन अपॉन हो जाएगा आपका 12। तो 9 मंथ में कितना मिलेगा, तो 9 मंथ में कितना मिलेगा भाई, ये जो वैल्यू कितने की है, ये तो 1 मंथ की आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई 1 मंथ की, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 मंथ की। 12 मंथ में इतना है तो 1 मंथ में कितना है आपका 90 रुपीज़ प्लस टर्बन अपॉन आपका 12। तो 9 मंथ में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 90 प्लस आपका टर्बन अपॉन 12 और इनटू हो जाएगा आपका जो है 9, ठीक है। अब जो है 9 महीने बाद उसको मिलता क्या है, तो आपने कहा 65 रुपीज़ प्लस एक टर्बन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के अनुसार आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 90 प्लस टी मतलब क्या है आपका टर्बन मल्टीप्लाई बाई आपका 9, ये इक्वल्स टू किसके है 65 रुपीज़ प्लस टर्बन के, ठीक है ना।
65 रुपीज़ प्लस टर्बन के हैं, क्योंकि उसको 9 महीने में कितना मिला आपका 65 रुपीज़ और टर्बन 1 मिला है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 270 प्लस 3t, और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 4 5 जा 22 आपका होल्ड हुआ, 4 6 जा आपका 24 और 2 हो जाएगा 26 प्लस आपका t, कितना हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा t, ठीक नहीं प्लस 4t, कितना हो जाएगा आपका 4t। ठीक है 4t। अब एक काम करो t एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4t माइनस 3t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 270 माइनस 260, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 10, अर्थात जो है पगड़ी थी वह टर्बन थी उसकी जो कीमत थी वो 10 रुपये थी। ठीक है ना, उस पगड़ी की कीमत कितनी थी 10 रुपये थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पगड़ी की कीमत कितनी थी आपकी 10 रुपये थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। एक जब 12 मंथ कंप्लीट हो जाते तब उसको 90 रुपीज़ और एक पगड़ी मिलती, तो एक मंथ में 90 प्लस पगड़ी अपॉन 12, तो 9 मंथ में 90 प्लस पगड़ी अपॉन 12 इंटू 9, उसको मिला कितना 65 रुपीज़ और एक पगड़ी। ठीक है ना, तो यहाँ से पगड़ी की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी 10 रुपीज़, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका जो है, क्वेश्चन है आपका कि इन अ साइंस कोर्स ऑल स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स नेमली मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 54 स्टूडेंट्स टुक मैथमेटिक्स, 51 took physics, 66 took chemistry and chemistry, 33 took mathematics and physics, 30 took physics and chemistry, 39 took mathematics and chemistry and 24 took all the 3 subjects. Find how many took only mathematics, how many took only physics and how many took only chemistry. एक विज्ञान पाठ्यक्रम में सभी छात्राओं को गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम एक विषय दिया जाता है। 54 छात्रों ने गणित लिया, 51 ने भौतिकी लिया, 66 ने रसायन विज्ञान लिया, 33 ने गणित और भौतिकी लिया, 30 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया, 39 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया और 24 ने तीनों विषय को लिया। तो ज्ञात कीजिए कितनों ने केवल गणित लिया, कितनों ने केवल भौतिकी लिया और कितनों ने केवल रसायन विज्ञान लिया। यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना जरा उसको समझिए। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल। कैसे देखो, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो मैथ जो है, अब देखो यहाँ पे दिया है कि इन अ साइंस कोर्सेज ऑल स्टूडेंट आर ऑफर्ड एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है आपके, मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। अब अगर हम बात करें तो मैथ कितने लोगों ने लिया, 52 स्टूडेंट, 54 स्टूडेंट ने, 51 ने फिजिक्स लिया, 66 ने केमिस्ट्री लिया, 33 ने मैथ और फिजिक्स दोनों लिया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 54 ने क्या लिया जो है मैथ लिया, 51 ने फिजिक्स, 66 ने आपका केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 33 ने मैथ और फिजिक्स दोनों लिया, 30 ने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया, 39 ने जो है मैथ और केमिस्ट्री लिया, 24 ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो तो m का मतलब हो गया मैथ, तो मैथ कितने लोगों ने लिया, तो आपने कहा 54। ठीक है ना, फिजिक्स अर्थात पी से इसको डिनोट कर लो, फिजिक्स कितने लोग थे 51 और केमिस्ट्री कितने लोग थे, तो आपने कहा 66। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैथ और फिजिक्स दोनों मिला कितने थे 33, मैथ और फिजिक्स दोनों मिला के 33। ठीक है, इसके आप अलावा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री 30, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपके 30। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपका 30 और केमिस्ट्री और मैथ को मिला कितना है आपका 39। मैथ और
केमिस्ट्री मिला के है आपका 39। अच्छा तीनों कितने हैं, अगर हम बात करें मैथ एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को मिला कितने हैं आपके 24। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के आधार पे। कैसे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेन डायग्राम बना लिया इस प्रकार से। 3 सब्जेक्ट है तो तीनों को इस प्रकार से बना दीजिए। ठीक है, तीनों इस प्रकार से बना दीजिए। एक आपका इसमें मैथ, जैसे ये आपका मैथ हो गया, ये आपका जो है इसको आप फिजिक्स मान लो, इसको आप मान लो केमिस्ट्री। ठीक है, अब तीनों मिला के अर्थात जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो है 24, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो है 24। तीनों को मिला करके जो है वो 24 है। अब देखो अगर हम बात करें तो हमसे पूछा केवल मैथ कितने स्टूडेंट ने लिया, केवल फिजिक्स कितने स्टूडेंट ने लिया, केवल केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट ने लिया। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो मैथ और केमिस्ट्री को मिला के कितने हैं, मैथ और केमिस्ट्री को मिला के 39 है। मैथ और केमिस्ट्री को मिला के 39 है। उसमें से 24 भी तो ऐसे हैं जिन्होंने मैथ केमिस्ट्री दोनों लिया है, जिन्होंने मैथ केमिस्ट्री दोनों लिया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ और केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या कितनी है, तो 39 में से 24 को माइनस कर दीजिए। 39 में से 24 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका, 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। अर्थात 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री दोनों लिया है। बात मेरी समझ में आ रही है। 24 तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिया है, मैथ भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। मैथ और केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या आपकी 39 है, तो अब 24 तो वो भी शामिल है ना उसमें, तो यह आ जाएगा आपका 39 माइनस 24 तो आपका 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मैथ और फिजिक्स की संख्या कितनी है, मैथ और फिजिक्स लेने वालों की संख्या है आपकी 33। मैथ और फिजिक्स लेने वालों की संख्या कितनी है आपकी 33। तो अब यहाँ पे देखो 33 में 24 भी तो शामिल हैं, 33 में 24 शामिल हैं। तो अगर आप 33 से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री और फिजिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के आपके 30 टोटल है, उसमें 24 भी तो शामिल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6। भाई उस 30 में जो आपके जो है टोटल मिला के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ने मिला के लिया वो 30 लोग हैं, तो उसमें से 24 भी तो शामिल हैं। तो 24 माइनस आपका 30 माइनस 24 कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि केवल मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपने कहा कि मैथ के टोटल मिला के 54 हैं, मैथ के टोटल मिला के 54 हैं। उसमें से आपके जो है 15, 9 और 24 ये भी तो हैं। 15 ऐसे जो मैथ के साथ जिन्होंने केमिस्ट्री भी लिया है, 9 ऐसे जो मैथ के साथ फिजिक्स भी लिए हैं, और 24 ऐसे हैं जो मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ओनली मैथ वाले कितने हैं, ठीक है ना, ओनली जो मैथ लिए हैं, ओनली मैथ जो लिए हैं वो कितने हैं, तो आपने कहा 51 माइनस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 15 + 9 + 24 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 + 9 24 और ये हो जाएगा आपका अच्छा ये 54 है, एक मिनट रुकिएगा, ये 51 नहीं है 54 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28, तो 54 माइनस 28 नहीं 48 ये आ जाएगा आपका 6। अर्थात केवल मैथ लेने वालों की संख्या कितनी है 6, केवल मैथ लेने वालों की संख्या कितनी है आपकी 6। इसी प्रकार से आप फिजिक्स का निकाल लीजिए, फिजिक्स का टोटल कितना है आपका 51, फिजिक्स का यहाँ कितना हो रहा है 9 और 6 हो जाएगा आपका 15 और 24 हो जाएगा आपका 39 को जरा 51 से माइनस कर दीजिए, 39 को 51 से माइनस कीजिए, तो 39 को जब आप माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो आपका 1, अर्थात केवल फिजिक्स लेने वालों की संख्या आपकी 12 है। इसी प्रकार से केवल केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या, तो आपने कहा 15 + 6 हो जाएगा आपका 21 और 24 हो जाएगा आपका जो है 45। अब 66 में से 45 को माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 5 गया तो आपका 1, ठीक है ना, और 6 में से 4 गया तो आपका 2, अर्थात केवल केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या कितनी है आपकी 21। क्लियर, समझ में आया।
भाई इन तीनों का एडिशन करके आपने 66 से माइनस कर दिया, तो 45 को जब आप 66 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 21। तो केवल मैथ लेने वालों की संख्या 6 है, केवल फिजिक्स लेने वाली संख्या आपकी 12 है, केवल केमिस्ट्री लेने वाली संख्या आपकी 21 है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पढ़ने में देखने में कितना भारी भरकम लग रहा था, लेकिन है देखो कितना आसान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है, 20th नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पाइप्स x एंड y कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट respectively. A third pipe Z can empty the tank in 40 minutes. Okay, pipes X and Y are kept open initially. After 5 minutes, pipe Z is also opened. In how much time the tank is full? दो पाइप X और Y एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप Z टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप X और Y को शुरू में खुला रखा जाता है, 5 मिनट बाद पाइप जेड भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाती है? देखो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दो पाइप हैं, एक यक्स है और एक वाई है। ये दोनों टंकी को भरने का काम करते हैं अर्थात प्लस, और जेड जो है वो टंकी से पानी निकालने का काम करता है, इसके ऊपर हमने लगा दिया माइनस। ठीक है ना, जो एक्स है वो 20 मिनट में अकेले भर सकता है, वाई जो है 30 मिनट में भर सकता है, और जेड जो है वो 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या ले लेंगे यहाँ से एलसीएम, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120। तो अब यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 26 जा आपका 120, 34 जा आपका 120, 43 जा आपका हो जाएगा 120। तो अब देखो x की जो है क्षमता कितनी है, 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरने की, y की जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरने की, और z की क्षमता है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली करने की। ठीक है ना भाई, जो यक्स है यक्स की इफिशियंसी कितनी है, तो आपने कहा 1 मिनट में कितना काम करने की, 6 यूनिट काम करने की। y की जो क्षमता है वह 1 मिनट में कितने यूनिट काम करने की है, 4 यूनिट, और जो जेड की क्षमता है वो कितनी है आपकी 3 यूनिट। ठीक है ना, लेकिन एक्स और वाई दोनों टंकी को भरते हैं और जेड आपका टंकी को खाली करता है। अब देखो कह रहा है कि पाइप एक्स एंड वाई आर केप्ट ओपन इनिशियली, आफ्टर 5 मिनट पाइप जेड इज आल्सो ओपन। तो शुरुआत से एक्स और वाई ओपन थे और 5 मिनट के बाद जेड को ओपन किया गया। तो 5 मिनट में कितनी टंकी भर गई, 5 मिनट में कितनी टंकी भर गई? तो अगर हम बात करें तो यक्स और वाई का 1 मिनट की इफिशियंसी कितनी है, यक्स और वाई की जो 1 मिनट की इफिशियंसी है, अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट की दोनों की मिला की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे ये 6 + 4 दोनों की मिला के जो है 10 यूनिट की इफिशियंसी है। 1 मिनट में दोनों जो है एक साथ 10 यूनिट काम कर सकते हैं। तो आपने कहा 5 मिनट में कितना कर पाएंगे, 5 मिनट में कितना कर पाएंगे दोनों, 5 मिनट में कितना कर पाएंगे? तो आपने कहा 10 इंटू आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 1 मिनट में 10 लीटर, तो 5 मिनट में 10 इंटू 5 अर्थात 50 यूनिट इन्होंने काम कर दिया है, 50 लीटर टंकी इन्होंने भर दी। ठीक है ना, 50 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। अब आपका जो है रिमेनिंग वर्क बचा कितना, रिमेनिंग वर्क बचा कितना? अगर हम बात करें कि रिमेनिंग वर्क बचा कितना, रिमेनिंग वर्क बचा कितना, तो आपने कहा कि भाई टोटल 120 लीटर की टंकी थी, 50 लीटर तो इन्होंने अभी भर दी। अब जो बची टंकी वो है 70 लीटर। ठीक है ना, 70 लीटर अब जो है खाली बची है, अब इसको भरना है। अब इनके साथ किसको ओपन कर दिया गया, जेड को भी। अब इनके साथ जेड को भी ओपन कर दिया गया। तो अगर मैं बात करूं कि तीनों को मिला के एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड, क्योंकि भाई माइनस क्यों नहीं, किस लिए, क्योंकि यक्स और वाई भरने का काम करते हैं, जेड खाली करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखो यक्स और वाई की मिला की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 4 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका जो है 7 यूनिट।
तीनों को मिला के जो इफिशियंसी वो आपकी 7 यूनिट आएगी। ठीक है कि भाई x और y ने आपका 10 लीटर जो है 10 यूनिट तो पानी भरा, लेकिन उसने 3 यूनिट पानी बाहर कर दिया, अर्थात 1 मिनट में जो है आपका 7 यूनिट पानी ही तो जाएगा। तो अगर तीनों मिल करके उस टंकी को भरते हैं, तीनों मिल के अगर उस टंकी को भरते हैं x प्लस वाई और माइनस जेड, तो अब बचा हुआ काम कितना है आपका 70/7, तो इनको लग जाएगा जो है अभी 10 मिनट। इनको कितना समय लग जाएगा, तो आपने कहा इनको लग जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट में यह जो टंकी है वो आपकी फिल हो जाएगी। 10 मिनट में यह टंकी आपकी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में मेरी बात आई आपको कि नहीं, कि भाई जो है x और y की इफिशियंसी कितनी है, तो x की इफिशियंसी 6 यूनिट, y की 4 यूनिट, दोनों की मिला के जो है 10 यूनिट 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया, 50 यूनिट। अब बचा कितना आपका 70 यूनिट। जब 70 यूनिट पानी भरने के लिए बचा, तो अब जेड को भी खोल दिया गया। तो जेड को जैसे खोला गया, तो अब उसमें जा रहा है केवल 7 यूनिट पानी, क्योंकि 3 यूनिट पानी आपका जेड बाहर कर रहा है। ठीक है ना, तो अब 7 यूनिट के हिसाब से अभी 10 मिनट लग जाएंगे उस टंकी को भरने में, क्योंकि वो 10 मिनट डालेंगे भरेंगे टंकी को, और वो 3 मिनट उसको बाहर निकाल देगा, तो 10 मिनट लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 21 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ मैन बॉट सम बनानाज एट द रेट ऑफ 5 फॉर 4 रुपीज एंड sold all of them at the rate of 4 for 5 rupees. The gain or loss in percentage is। एक आदमी ने कुछ केले 4 रुपए में 5 की दर से खरीदे और उन सभी को 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो प्रतिशत में लाभ या हानि है। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि टोटल केले कितने हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 and 5, एलसीएम ऑफ 4 and 5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 20। हमने मान लिया कि 20 बनानास थे। ठीक है ना, 20 केले थे। अब उसने कहा कि 4 रुपए में 5 की दर से उसने क्या कर दिया, खरीदे। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ 20 बनानास, सीपी ऑफ 20 बनानास, ठीक है, 20 बनानास, तो आपने कहा कि भाई एक बनाने का जो सीपी है वो आपका जो है 4/5 है। कितना है, 4/5। ठीक है, चूंकि 4 रुपए में 5, तो एक कितना में खरीदा, तो आपने कहा 4/5। तो 20 बनाने इसका सीपी कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4/5, तो 5 4 जा 20, ये हो जाएगा आपका 16 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 16 रुपीज़। अब देखो 5 रुपए में 4 की दर से उसने बेच दिया। तो अगर मैं बात करूं कि एसपी ऑफ 20 बनानास कितना है, एसपी ऑफ 20 बनानास अर्थात सेलिंग प्राइस जो है कितना है आपका 20 बनानास, तो आपने कहा कि भाई एक केले का जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 5/4 रुपीज़। तो यहाँ पर देखो 20 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5/4, तो 4 5 जा 20, ये हो जाएगा आपका 25 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़। तो अब देखो सीपी उसका 16 रुपीज़ है और उसका सेलिंग प्राइस 25 रुपीज़ है, तो उसको तो प्रॉफिट हुआ ना भाई। 16 रुपीज़ उसने खरीदे थे और 25 रुपीज़ उसने बेच दिए, तो उसको हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अर्थात 25 माइनस 16, तो उसको प्रॉफिट हो गया 9 रुपए का। उसको प्रॉफिट हो गया 9 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 रुपए का जो उसको प्रॉफिट हुआ 16 रुपीज़ में हुआ है, इंटू आपका 100 हो जाएगा। क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वैसा आपके सीपी पर होता है। तो यहाँ पर देखो इसको किससे कैंसिल कर दो, 4 से, 4 4 जा 16, यह आ जाएगा 25, 25 9 जा हो जाएगा आपका 200, 25/4, तो 4 5 जा 20, 25 4 6 जा 24, डेसिमल 4 2 जा 8 और 4 5 जा आपका 20,
ये हो जाएगा 56.25%। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आई। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, एक तरीका इसको करने का और होता है, जरा मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। दोनों मेथड में आपको बताता हूँ। सेकेंड मेथड देखो क्या है, सेकेंड मेथड जरा वो भी समझ लो कैसा है। आप बगैर एलसीएम लिए भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे उसने 4 रुपए में 5 खरीदे थे, 4 रुपए में 5 खरीदे थे, 5 रुपए में 4 उसने बेच दिए। 4 रुपए में 5 खरीदे, 5 रुपए में 4 बेच दिए। अब क्या करो, देखो यहाँ पे इनका क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जो है 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा उनका सीपी, ये आ जाएगा उनका एसपी। तो सीपी कितना आ गया, सीपी जो है उनका आ गया 16 रुपीज़, और एसपी कितना आ गया आपका जो है 25 रुपीज़। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा प्रॉफिट हुआ उसको 9 रुपीज़ का, और कितने में जो है 16 रुपीज़ में इंटू 100। तो यही तो आंसर आएगा आपका कितना, 56.25%। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 4 रुपीज़ में 5 उसने खरीदे थे, और 5 रुपए में 4 उसने बेच दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये जो आपका ये सीपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया, ठीक है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस था 16 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपीज़। तो 9 रुपए का जो उसको प्रॉफिट हुआ वो आपका 16 रुपीज़ में हुआ। तो 56.25% आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, कि कैसे आप कर सकते हैं। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बिना एलसीएम के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन है आपका कि हरी हैज ए पीस ऑफ केक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ही गिव्स राजा हाफ ऑफ इट, ही देन गिव्स गोपाल 1/4 ऑफ, व्हाट इज लेफ्ट? आफ्टर गिविंग अ पीस टू साहिल, ही इज लेफ्ट विथ 1/10 ऑफ द ओरिजिनल, हाउ मच डिड ही गिव टू साहिल? हरी के पास 60 सेंटीमीटर लंबा केक का एक टुकड़ा है, वह राजा को इसका आधा हिस्सा देता है, ठीक है ना। फिर वह गोपाल को शेष का 1/4 देता है। साहिल को एक टुकड़ा देने के बाद उसके पास मूल का 1/10 भाग रह जाता है। उसने साहिल को कितना दिया, ठीक है ना। 21.5 सेंटीमीटर दिया, 16.5 सेंटीमीटर दिया, कि 1.5 सेंटीमीटर दिया, कि आपका 11.5 सेंटीमीटर दिया। तो देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हरी हैज़ ए पीस ऑफ केक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, हरी के पास जो है 60 सेंटीमीटर लंबा एक केक है, वह राजा को इसका आधा हिस्सा देता है। तो राजा के पास अगर हम बात करें कि राजा के पास कितना हिस्सा है, तो आपने कहा 60 का उसको हाफ दे देता है, अर्थात 1/2 देता है, अर्थात उसके पास 30 सेंटीमीटर केक तो उसने उसी को दे दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वह फिर गोपाल को शेष का 1/4, अच्छा शेष कितना बचा आपका 30 बचा, तो गोपाल को उसने कितना दे दिया, तो आपने कहा 30 का 1/4 अर्थात 1/4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 30/4। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 15/2, 15/2 लिख दीजिए, या तो फिर 7.5 लिख दीजिए। तो 15/2 पार्ट किसके पास है, जो है गोपाल के पास। अब देखो क्या कह रहे हैं, साहिल को एक टुकड़ा देने के पास उसके पास मूल का 1/10 भाग रह जाता है। उसने साहिल को कितना भाग दिया, अब साहिल को कितना भाग दिया ये हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि उसने साहिल को दे दिया a भाग। अच्छा उसके पास हरी के पास कितना रह जाता साहिल को देने के बाद, हरी के पास आपका जो है मूल केक जो था वो आपका 60 सेंटीमीटर का था, उसका 1/10 बच जाता है, 60 का 1/10 बच जाता है, अर्थात उसके पास 6 सेंटीमीटर बच जाता है, ठीक है ना। अब जो है अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कि साहिल को कितना मिला, तो आपने कहा कि राजा को मिला 30 और गोपाल को मिला 15/2 और साहिल को हमने a मान लिया, और जो है हरी के पास है 6, ये टोटल है आपका 60 के बराबर, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना 2 यहाँ पे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 60, ये 15 प्लस हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा आपका 12 इक्वल्स टू 60 के। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60 और
15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 हो जाएगा आपका 27। 27 को इसमें ऐड कर दो, तो 27 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 87। 87 प्लस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, 5 2 आपका 7, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, 87। अब यहाँ पर देखो जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2a बराबर कितना होगा, जाएगा 87 माइनस 60। ठीक है, तो 2a बराबर हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा, 17 के। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका जो है 7 नहीं 27 के, यहाँ पे 27 आएगा, 27। तो a बराबर हो जाएगा आपका 27/2। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा आपका 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा आपका 10। ये हो जाएगा जो है आपका 13.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 13.5 सेंटीमीटर। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया भाई। ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 32 जा 60, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27। 27 इसमें जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है ये 87। 87 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7 27 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा आपका 13.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आपका अच्छी तो कोई ऑप्शन में ही नहीं, देखो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, देखो जरा एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अच्छी, यहाँ पे भी तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक गलती से पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना। जब यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 120 होगा ना भाई। 2 का मल्टीप्लाई इधर भी तो होगा, तो ये 120 हो जाएगा। तो ये 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 120 माइनस 87। कितना हो जाएगा, अब ये आपका 10 में से 7 गया तो 3 और 11 में से 8 गया तो 3, तो 2a इक्वल्स टू 33 के, तो a इक्वल्स टू 33/2। तो ये जाएगा आपका कितना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16.5 सेंटीमीटर। 6 आप देखो सही आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 16.5 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे हमने गलती क्या किए थे, 2 का मल्टीप्लाई इधर नहीं किया था ना, तभी तो आंसर हमारा गलत आ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 16.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23rd नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 men रेंट ए posture फॉर 660 रुपीज। द फर्स्ट मैन यूजेज इट फॉर 50 ships फॉर 4 months, द सेकेंड मैन फॉर 40 ships फॉर 3 months एंड द थर्ड मैन फॉर 46 ships फॉर 5 months। हाउ मच शुड द फर्स्ट मैन पे। 3 आदमी 660 रुपये में एक चारागाह किराए पर लेते हैं। पहला आदमी 50 भेड़ों के लिए 4 महीने, दूसरा आदमी 40 भेड़ों के लिए 3 महीने और तीसरा आदमी 46 भेड़ों के लिए 5 महीने के लिए इस्तेमाल करता है। तो पहले आदमी को कितना भुगतान करना चाहिए। देखो भाई, फर्स्ट मैन, फिर आपका सेकंड मैन और यहाँ पे आपका थर्ड मैन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मैन कितने शिप्स के लिए, तो आपने कहा 50 शिप्स फॉर 4 months, तो 50 × 4 एंड सेकेंड जो आपका वो जो है 40 शिप्स फॉर 3 months, तो 40 × 3 और जो थर्ड मैन है वो है आपका जो है 46 शिप फॉर 5 months। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका जो है 120, ये हो जाएगा आपका कितना 230। राइट, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 हो जाएगा आपका 23। देखो 0 0 0 कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा आपका 20:12 रेशियो आपका 23। तो फर्स्ट मैन को कितना पे करना पड़ेगा, फर्स्ट मैन को कितना पे करना पड़ेगा, आपने कहा जो पहला आदमी उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो आपने कहा टोटल जो उन्होंने लिया वो 660 रुपीज़ में लिया है। रेशियो का टोटल कितना है, 12 + 20 कितना हो जाएगा आपका 32। 32 में जब आप 23 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 55 और उसमें से जो फर्स्ट मैन का पार्ट है वो है 25 से करेंगे तो 5 11 55 5 4 जा आपका 20, 11 6 जा हो जाएगा आपका 66
और 60 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 रुपीज़। अर्थात जो पहला आदमी है उसको पे करना पड़ेगा 240 रुपये। क्लियर है? इसी प्रकार से आप सेकंड का निकाल सकते हैं, थर्ड का निकाल सकते हैं। फर्स्ट का आपसे पूछा गया तो 240 रुपीज़ आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 24 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर द फर्स्ट 6 डेज इज 29 रुपीज, फॉर द नेक्स्ट 6 डेज इट इज 24 रुपीज, फॉर द नेक्स्ट 10 डेज इट इज 32 रुपीज एंड फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ नवंबर इट इज 30 रुपीज। फाइंड द एवरेज इनकम पर डे। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो मंथ की बात हो रही है वो मंथ है आपका नवंबर, ठीक है ना। और नवंबर में टोटल डेज कितने होते हैं? नवंबर में, ठीक है ना, नवंबर में आपके टोटल डेज कितने होते हैं? तो नवंबर में आपके टोटल डेज होते हैं 30, ठीक है ना, 30 होते हैं। अब देखो कह रहा है कि जो है फर्स्ट 6 डेज के लिए कितनी है उसकी इनकम, तो आपने कहा 29 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट 6 डेज के लिए तो आपने कहा 29 रुपीज़, तो 6 इंटू 29। फिर नेक्स्ट 6 डेज के लिए 24, नेक्स्ट 6 डेज के लिए 24, तो 6 इंटू 24। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपका 32, नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपका 32, तो 10 इंटू 32। और जो आपके रिमाइंडर बचे तो देखो 6 और 6 आपके हो गए 12, 12 और आपका 10 हो गया 22। अब टोटल आपके 30 डेज हैं, 22 तो कंप्लीट हो गया, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे आपके 8 डेज। तो अब जो 8 डेज बचे उनके लिए इनकम कितनी है, तो आपने कहा 8 इंटू 30। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 6 9 जा हो जाएगा आपका 54, 5 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा 12 और आपका 5 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 5 हो जाएगा आपका 70, 174, 6 4 जा 24, 2 होल्ड हुआ, 6 2 जा 12 और 2 हो जाएगा आपका 14, ये कितना हो जाएगा आपका 320 और ये कितना हो जाएगा आपका 240। तो यहाँ पे देखो टोटल इनकम कितनी हो गई, तो आपने कहा 4 4 आपका 8, 7 और 4 11, 11 और 2 हो जाएगा आपका 13, 13 4 हो जाएगा 17, 1 होल्ड हुआ, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 3 आपका हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 और टोटल डेज कितने हो गए आपके 30। तो 30 डेज की जो इनकम है टोटल वो है आपकी 878 रुपीज। तो एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइंड द एवरेज इनकम पर डे। तो अगर हम बात करें कि एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी, एवरेज इनकम पर डे कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 878 रुपीज अपॉन 30। किससे इसको कट कर दें, तो 2 से कैंसिल कर दो, देखो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा आपका 18, ये आ जाएगा आपका 15, ये आएगा आपका 439 अपॉन 15। जरा इसमें भाग दो कितना आएगा, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 15 2 जा 30 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 139, 15 9 जा 135, ठीक है ना, 15 9 जा 135 बचेगा आपका 4, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया फिर से 40 हो गया, 15 2 जा 30, फिर बचेगा आपका 10, 100 हो जाएगा, 15 6 जा 90, 29.6 आ जाएगा, क्योंकि फिर से आपका 10 आएगा, अब बार बार रिपीट होता जाएगा, तो 29.6 रुपीज़ आपका आएगा ये पर डे इनकम। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया भाई। 15 से आप भाग देंगे तो 15 2 जा 30, यहाँ बचेगा आपका कितना 139, 15 9 जा 135, 4 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 40 हो गया, 15 2 जा 30 आपका 10 बचा, फिर आपका 0 बढ़ गया, 15 6 जा 90, फिर आपका 10 बचेगा, तो अब 6 6 आपका रिपीट होता जाएगा ना, तो उसकी पर डे इनकम कितनी हो गई 29 रुपये 26 पैसे। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A and B इज 220 किलोमीटर। अ ट्रेन लीव्स A टुवर्ड्स B एट एन एवरेज स्पीड ऑफ
80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाफ एन आवर अनदर ट्रेन लीव्स बी टूवर्ड्स ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द पॉइंट वेयर द टू ट्रेन्स मीट। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति औसत गति से चलती है। आधे घंटे के बाद एक और ट्रेन बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों ट्रेनें मिलती हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। दिया गया है एक बिंदु आपका ए है और दूसरा बिंदु आपका बी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 220 किलोमीटर। एक ट्रेन जो ए से बी की तरफ चलती है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटे और जो बी से ए की तरफ चलती है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर जो है कह रहा है कि जो ए से बी की तरफ चलती है वो कितनी स्पीड से, 80 की स्पीड से। बी से जो ए की तरफ चलती है वो 100 की स्पीड से। अब आधे घंटे बाद, ठीक है ना, आधे घंटे बाद जो ट्रेन है वो जो बी से ए की तरफ चलती है वो आधे घंटे के बाद चलती है। अर्थात जो ए से बी की तरफ चली वो तो आधे घंटे पहले चली, तो ए ने आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है, जो भाई ए से बी की तरफ गई, जो ए से बी की तरफ जा रही है वो जो है आधे घंटे पहले चल चुकी और जो बी से ए की तरफ जा आ रही है वो आधे घंटे बाद चलती है। तो जो ए से बी की तरफ चल रही है उसने हाफ एन आवर में कितनी दूरी तय कर ली। तो आपने कहा 40 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली? 40 किलोमीटर की दूरी उसने हाफ एन आवर में तय कर ली। तो रिमेनिंग डिस्टेंस अब बची कितनी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई जब दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों को अगर एक साथ चलाना है हमें, तो ये तो आधे घंटे पहले चल चुकी, तो आधे घंटे में किसने कितनी दूरी तय कर ली? 40 किलोमीटर। अब जो है रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? तो आपने कहा कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है अब जो दोनों तय करेंगी वो बची है आपकी 220 माइनस 40 और ये है आपकी 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। अब देखो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये दोनों मिलकर तय करेंगी। ए से जो बी की तरफ जा रही है, जो बी से ए की तरफ जा रही है, दोनों मिलकर तय करेंगी। तो अब यहां पर बात आ जाएगी रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड जो है जब डायरेक्शन आपका सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, जब डिफरेंट होता है तो आपका जो है रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होता है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की तो यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। एक ए से बी की तरफ जा रही है, एक बी से ए की तरफ जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा उसकी है 80 और उसकी है 100, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब देखो उन दोनों को मिला के कितनी दूरी तय करनी है? 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा? 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को इन दोनों को तय करने में कितना समय लगेगा? तो आपने कहा 180 अपॉन 180, इनको लग जाएगा आपका 1 घंटे। 1 घंटे में जो है यह इस डिस्टेंस को दोनों तय कर लेंगे। तो 1 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी। 1 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी। अब इस एक घंटे में जो ए से बी की तरफ जा रही थी ट्रेन, जो ए से बी की तरफ जा रही थी, वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेती है? तो आपने कहा 80 किलोमीटर की। अच्छा, वह 1 घंटे से पहले जब भाई इसके बाद 1 घंटे बाद दोनों मिल गई, लेकिन जो ए से बी की तरफ जा रही थी वो 40 किलोमीटर और पहले तय कर चुकी थी। वो 40 किलोमीटर पहले और तय कर चुकी थी। अर्थात जो ए से बी की तरफ जा रही है उसने अभी तक कितनी दूरी तय कर ली है? 80 + 40 अर्थात 120 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय कर ली है। तो ए से कितनी दूर पर मिलेंगे? ए से जो है वह 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? भाई इस 1 घंटे में जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है और 40 किलोमीटर की डिस्टेंस वो और पहले तय कर चुकी थी। तो टोटल जो उसने ए से अभी तक डिस्टेंस तय की वो आपकी हो गई 120 किलोमीटर और 1 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई।
तो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में मिल गई। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।